कभी कभी ये जॉब बहुत चैलेंजिंग हो जाती है जब आपको इस तरह की जगहों पर आकर कुछ रिकॉर्ड कर कर भेजना होता है, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। पूरे 48 घंटे बीत गए हैं लखनऊ फायर ट्रेजेडी या लखनऊ अग्निकांड जिसको कहा जा रहा है, विच क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 14 पीपल। अब तो वहाँ जाना ही नहीं हो पाया क्योंकि अब कुछ रहा ही, कुछ बचा ही नहीं। आधे से ज़्यादा स्टाफ ही नहीं रहा। वो कॉल तो चालू हो गई थी लेकिन लोग खत्म हो गए थे उतनी देर में। पूरे प्रशासन को मैं मानता हूँ। जब 10 साल पहले जब अवैध घोषित कर दी गई थी तो उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, दूसरे नंबर पर जिम्मेदार फायर डिपार्टमेंट है, तीसरे नंबर पर जिम्मेदार लखनऊ नगर निगम है। हम किसी डिपार्टमेंट से इसके बारे में कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई। जो आप भागा दौड़ी की रिपोर्टिंग देख रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था, जो अपने आप में एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत जानकारी है। जब कल हम लोगों ने सर्वाइवर्स से बात की तो हमें पता चला कि ऐसा कोई सेंटर नहीं चलता था। वो नौकरी पेशा लोग हैं और जो लोग मरे हैं, जो विक्टिम्स हैं इस फायर ट्रेजेडी के, उनकी उम्र कम थी, 17 साल, 19 साल, 24 साल, 27 साल, लेकिन दे वर नॉट स्टूडेंट्स। इस रिपोर्ट में हमारी कोशिश ये है कि हम पीड़ित परिवारों से बात करें, एक बिल्डिंग में किस तरीके के परमिट्स लगते हैं और इस जैसे हादसे के लिए कौन से विभाग जिम्मेदार होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनका रोल समझने की कोशिश करें। जिंगाबाद पर यह कहानी आपको जस की तस मिलेगी। बाईस जून 2026 का दिन लखनऊ का अलीगंज थाना क्षेत्र सेक्टर डी लगता है। ये उषा मेहता मार्ग है। उषा मेहता मार्ग का ये वही 3 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें कल आग लग गई, जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई। 14 बच्चे जो हैं वो बताए गए कि इसमें झुलसकर मर गए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि एसी में आग लगी और फिर बढ़ते बढ़ते उसने पूरी इस बिल्डिंग को ही अपनी चपेट में ले लिया। कुछ बच्चे एक वायर के सहारे कूदे, कुछ बच्चे सीधा कूदे और कुछ वॉशरूम में छुपे रहे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया था। तो फिर वो देखते ही देखते धुआं थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग गीला किया टॉवल और वो लगा के हम लोग देख रहे थे कि किधर से भाग सकते हैं। उधर जीने साइड जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी तेज़ वहाँ से धुआं आ रहा था, चिमनी का काम कर रहा था वो। फिर हम वो कपड़ा लगा के ही हम आगे की साइड गए देखने के लिए कि खिड़की के साइड जाके देख लें, तो वहाँ से लोग नीचे चिल्ला रहे थे आग लगेगी। तब जाके पता चला कि बहुत भयानक आग लगी हुई है। तो एक दो लोग ने लात मारी शीशे में। हमने अपना टॉवल हटा के बेंच उठा के मारी शीशे में, तो बेंच से टूटा नहीं। और दोबारा मारते तब तक जब सांस ली तो जो बहुत काला धुआं, टार जैसा धुआं जो था वो अंदर मेरे चला गया, तो फिर हम सांस नहीं ले पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने वो तार पकड़ के मैं नीचे उतरना चालू किया। तो तार जो उतरे तो तार भी लगभग पिघलना चालू हो गया था। तो खाल जो मेरी थी वो जो है हाथों की, वो उसी तार में चिपक गई। मैं किसी तरीके से आ गया। फिर मेरे पीछे 2-4 लोग और आए हैं। मेरे भी जो है ना, जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था तो मेरे भी पिघला हुआ तार था वो अंदर चिपका हुआ है। अभी भी दिख ही नहीं रहा था कि इधर उधर क्या है, कोई कौन है, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। जो हमें अभी पता चल रहा है, यहाँ पर एक कंप्यूटर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चलता था, एक वेट क्लिनिक थी और अन्य दुकानें थी। ये जो आसपास का इलाका है ये पूरा रिहायशी इलाका है, एक रेजिडेंशियल इलाका है, लेकिन ये बिल्डिंग कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अभी ये भी देखा जा रहा है कि इसका जो लाइसेंस था वो क्या रेजिडेंशियल था, कमर्शियल था या मिक्स था। 3 तरह के लाइसेंसेस होते हैं। इसके उधर और इधर दोनों तरफ ही रिहायशी बिल्डिंग्स हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो वेट शॉप था, जिसको जानवरों के खाने और इन सब चीज़ों की ज़रूरत का सामान नीचे मिलता था। और अगर आप देखेंगे वहाँ पर आसपास हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उस चीज़ को कि बहुत सारा खाना, फूड, कैट फूड, डॉग फूड पड़ा है और हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। फर्स्ट फ्लोर पे वेट क्लिनिक हुआ करती थी, जिसका बोर्ड भी सामने लगा हुआ है, अलीगंज पेट शॉप। और जो टॉप फ्लोर था वो कंप्यूटर सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर था, एनिमेशन सेंटर था, जहाँ के ज़्यादातर क्या सारे ही डिसीज्ड वहाँ के थे। सबसे पहले ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बाइट आई, जो कि रोते हुए बहुत भावुक होकर ये बता रहे थे कि उन्होंने खुद 14 बच्चे देखे। और इस घटना से मन बहुत मेरा दुखी है।
पूरी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सीएम का अलीगढ़ में दौरा था, वो काट कर उसको वापस आए और उसके बाद उन्होंने तुरंत एसीएस होम और डीजीपी को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। अभी हमारे पीछे जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो पीछे ही एसआईटी की जांच चल रही है, डीजीपी खुद आए हुए हैं और पूरा पुलिस महकमा, मीडिया महकमा इस रिपोर्ट को कवर कर रहा है। लेकिन क्या ये पहली घटना है? नहीं। क्या ये आखिरी घटना होगी? काश मैं गलत हूँ, पर नहीं। क्यों? ये आपको इस रिपोर्ट के आखिरी में पता चलेगा। 14 फायर टेंडर्स एंड हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वर डिप्लॉयड। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर मौजूद थीं और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अभी भी 4-5 बच्चे केजीएमयू में हैं जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम वहाँ पर भी जाएंगे। आपको समझने की बात यह है कि पीएम ने एक एक्स ग्राशिया ज़रूर अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये बिल्डिंग, इस तरह की बिल्डिंग यहाँ क्यों चल रही थी। पर क्या ये सवाल आपने अपने आसपास की चल रही कमर्शियल बिल्डिंग से कभी पूछा है? नहीं पूछा तो इस दिन की किसी घटना का इंतज़ार करिए, उसके बाद ज़रूर पूछेंगे। आप सबसे पहले निकले थे? हाँ, मैं सबसे पहले निकला था। तो मैं तो भाई जैसे ही मुझे पता चला बाहर आग लग गई, मैंने पीसीसी सब छोड़ा, अपने बैग में सामान रखा, मैं उठ के बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो बहुत लोग खड़े थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था, बहुत, मेरे ख्याल से 10 लोग तो थे उस वक्त वहाँ पे जहाँ मैं था, गेट के सामने। सीढ़ी लेफ्ट साइड से नीचे जा रही थी और मैं लेकिन निकल गया बाहर। अब मुझे सांस आना बंद, वहाँ पे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, मैं उसी धुएं में सांस ले रहा हूँ। तो पहले मैं ऊपर चढ़ने लग गया क्योंकि मैं भूल गया था कि लेफ्ट साइड में नीचे जाने का है, कुछ दिख भी नहीं रहा। रेलिंग की एक बॉल जैसी नहीं लगी होती रेलिंग पे, मैं उसको ढूंढ रहा। तो मैंने वो रेलिंग पकड़ी और मैं नीचे आया। मैं जैसे एक फ्लोर नीचे आया, ऐसे मुड़ी, एक फ्लोर नीचे आया, यहाँ पे आग लगी हुई थी, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे। मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर था उससे ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, जहाँ वेयर हाउस, जहाँ आग लगी थी। तो वहाँ मैं आया और मैंने पहुँचा और मैंने देखा कि आगे पूरा क्लियर, मतलब ना धुआं ना कुछ, वो पूरा क्लियर पड़ा था। फिर मतलब एक जान सी आई तो मैं भागा हूँ वहाँ से, और मैं भागा हूँ और मैं रोड पे आके लेट गया हूँ। बस मैं 10 सेकंड बाद मैं थोड़ी देर लेटा हूँ, उठा हूँ, फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ सब चिल्ला रहे बचाओ, आग बढ़ रही, बचाओ। मैं सबको कॉल भी किया, मैंने सबको कॉल किया कि भाई अभी भी मौका है, जल्दी आ जाओ, अभी आग इतनी नहीं फैली है कि सीढ़ी से आ जाओगे, थोड़ा ही धुआं पार करना था उसके बाद, क्योंकि पूरा क्लियर था नीचे वाला फ्लोर। यहाँ पे एक व्हाट्सएप कॉल चली थी हम लोग के ग्रुप में जितने लोग थे, वो कॉल 1 घंटा 22 मिनट चली थी। वो 2:30 बजे कॉल चालू हुई थी, मैं थोड़ी देर के लिए कॉल ज्वाइन कर पाया था इतनी हड़बड़ी में। उस पर लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बचाओ, यहाँ पे घुट रहे हैं हम लोग, सांस नहीं आ रही है। और वो कॉल 1 घंटा 22 मिनट चली थी और 2:30 बजे चालू हुई, मतलब वो चली होगी 3:40 3:50 तक चली होगी। लेकिन वो कॉल इसलिए चली इतनी देर, वो कॉल तो चालू हो गई थी लेकिन लोग खत्म हो गए थे उतनी देर में। आपको हम लोगों ने कहानी सुना दी, सर्वाइवर्स के हिस्से की भी, विक्टिम के हिस्से की, जो हमें बाइट मिल पाई वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। और हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि कौन कौन लोग कैसे यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को जो समझने की बात वो ये है कि यहाँ पर एक पैटर्न है। दिल्ली का मामला बहुत पुराना नहीं है, तो उसी से याद ताज़ा कर लीजिए। मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी और 21 जानें चली गई थी। उससे थोड़े दिन पहले चले जाएंगे तो गोवा का फायर कांड आपको याद होगा, जिसमें एक परफॉर्मेंस के दौरान आग लगी और वहाँ पर भी ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? एक किस्म का पैटर्न क्यों बनता जा रहा है? अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो केवल 6 सालों में 2019 से लेकर 25 के बीच में राजधानी दिल्ली में केवल एक शहर में 543 मौतें होती हैं आग से संबंधित, अग्निकांड से संबंधित। 543 ही वो संख्या है जितने सांसद हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन क्या उसमें कोई सांसद है? नहीं, ना हो, कोई आम व्यक्ति भी ना हो। लेकिन मैं आपको पैटर्न इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कुछ आंकड़े दूं तो वो बताता हूं। दिल्ली मालवीय नगर होटल 21 मौतें, मालिक गिरफ्तार हुआ था। 6 कमरों वाले होटल में 25 कमरे बनाए थे। ओडिशा SCB हॉस्पिटल ICU में मौतें हुई थी क्योंकि वेंटिलेटर से आग लग गई थी, 10 लोग चले गए थे। 2024 में राजकोट गेम जोन, अगर आपको याद हो तो सूरत गुजरात में 32 मौतें हुई थी। ऐसा ही एक पैटर्न था, कोचिंग सेंटर ही था। और हर बार क्या होता है, किसी भी अंतिम अंजाम तक इनमें से कोई भी केस नहीं पहुंच पा रहा। वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई बट वी कुडंट। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे, हमारी ज्ञान में वृद्धि कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्या परमिट्स होते हैं, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों ने बात की अथर्व रस्तोगी से, जो पिछले 1 दशक से लगातार LDA और फायर विभाग लखनऊ में ही कवर कर रहे हैं। उनसे हमने समझना चाहा कि अगर एक परमिट का क्या चक्कर होता है, और इस केस में अगर स्पेसिफिकली बात करें या इस तरह के कितने भी और कोई से भी केस में कौन से विभाग सीधे तौर पे जिम्मेदार है। 3 तरह के भूखंड होते हैं। पहला एक आवासीय भूखंड हो गया, दूसरा व्यावसायिक हो गया,
और एक होता है मिक्स यूज़ का। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आवासीय भूखंडों में लोग दुकानें खोल रहे हैं। तो सरकार ने भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी 2025 में नई भवन निर्माण उपविधि आई, जिसके तहत ये छूट दी गई कि आप 40 मीटर सड़क पर व्यावसायिक इस्तेमाल, मिक्स व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आवासीय भूखंड है तो जो भी आपकी इम्पैक्ट फिक्स पड़ेगी, आप 25% कॉमर्शियल करना चाहते हैं या 50% अधिकतम कॉमर्शियल है, तो आप उसकी इम्पैक्ट फ़ीस भरिए और आपका परमिट पास हो जाएगा, आप अपना निर्माण करिए। लेकिन उसके भी नॉर्म्स हैं, पार्किंग होनी चाहिए, सेटबैक निर्धारित है, और इसीलिए सिर्फ 2 फ्लोर दिए जाते हैं व्यवसायिक के। 50% अनुमन्य कराया है, अब तो 4 मंजिल भी अलाउड हो गया है लखनऊ में, तो आप उसका 50% यानी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर आप कॉमर्शियल कर सकते हैं इम्पैक्ट फीस भर के, और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं को और सेटबैक का ध्यान रखते हुए। लेकिन समस्या यहाँ ये हो रही है कि जितने भी भवन मालिक हैं वो ज़्यादा किराए के एवरेज, क्योंकि आप जानते हैं किराया स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है, और बड़े शहरों में तो खैर ये धंधा सबसे आजकल बिना घाटे का धंधा है, एक बार इन्वेस्टमेंट फिर ज़िंदगी भर की कमाई। तो लिहाजा लोग पार्किंग और सेटबैक जैसी मूलभूत चीज़ों की भी अनदेखी कर देते हैं, और जो निर्माण नई गाइडलाइन के हिसाब से भी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक सीमित रहना चाहिए था, वो चारों फ्लोर कॉमर्शियल हो जाते हैं। फिर तमाम तरीके की समस्याएं, क्योंकि जब पार्किंग नहीं होगी तो जो लोग आएंगे वो गाड़ियां सड़कों पे खड़ी करेंगे, जाम लगेगा। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 1 घंटे का समय लग गया। वो क्यों लगा? क्योंकि सड़कों पे जाम है, अवैध निर्माण है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां आधी सड़कों में खड़ी हैं। दोनों तरफ से होता क्या है कि 25% सड़क घेर ली जाती है, और फिर बीच के 50% में आवागमन दोनों होता है, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एम्बुलेंस के और फायर ब्रिगेड के गाड़ियों के पहुंचने में जो देरी हुई, उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये है, जितना रिहायशी इलाका उतना बड़ा करप्शन। आप पुराने लखनऊ में चले जाओगे तो वहाँ लोग जो प्राधिकरण के जो तैनात हैं, चाहे इंजीनियर हों या सुपरवाइज़र हों, वो अपना बिल्डरों से साठ गांठ करके बिल्डिंगें खड़ी हो रही, तंग गलियों में अपार्टमेंट खड़े हो रहे हैं, 10 से 12 फीट की चौड़ी गलियों में 5-5 मंजिला अपार्टमेंट खड़े हुए जा रहे हैं। और वहीं अगर आप गोमती नगर जैसे इलाके की बात करेंगे तो वहाँ भी कुछ आलम यही है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सीवर जो डाले गए थे, आज आप देखते होंगे जगह जगह सीवर भरा हो रहा है, इसका कारण है इलीगल कंस्ट्रक्शन। सीवर जो डाले गए थे वो आवासीय क्षेत्रों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से डाले गए थे। व्यवसायिक कर सकते हैं, पार्किंग का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आप बेसमेंट में दें या आप सेटबैक में और पीछे जाकर उसके लिए पार्किंग जगह छोड़ें। साइड सेटबैक भी, अगर आप चूँकि कॉमर्शियल कर रहे हैं तो फिर साइड सेटबैक भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ताकि जो आग लगने जैसी स्थिति हो, जैसा कि अलीगंज में सोमवार को देखा गया, अगर वो साइड सेटबैक होता, यकीन मानिए जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो शायद इतनी ना होती। देखिए, इसके लिए सीधे सबसे बड़े जिम्मेदार तो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, दूसरे नंबर पर जिम्मेदार फायर डिपार्टमेंट है, तीसरे नंबर पर जिम्मेदार लखनऊ नगर निगम है, जिसने एक आवासीय भूखंड जो था, जब उसमें व्यावसायिक निर्माण हो गया तो उसने अपनी टैक्स की झोली भरने के लिए उसे कमर्शलाइज कर दिया, जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। उसकी नोटिस उसे एलडीए भेजनी चाहिए थी, ये आवासीय भवन कॉमर्शलाइज हो गया है, कृपया इसके जो कागजात हैं, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, वो उपलब्ध कराएं कि ये कॉमर्शलाइज कैसे हुआ। ये जो बिल्डिंग है, ये 2014 में इसका मैप पहली बार पास हुआ है। 2014 में जो पास हुआ है वो रेजिडेंशियल मैप पास हुआ है। उसके बाद 2016 में इसमें जब बेसमेंट की खुदाई जो भी निर्माण करता थे उन्होंने चालू की, तो पिलर जो उन्होंने लगाने शुरू किए वो कमर्शियल के हिसाब से लगाने शुरू किए। उस समय उसका नोटिस हुआ और उसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर भी हुआ। डिमोलिशन ऑर्डर 2016 में जो तत्कालीन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी थे उन्होंने किया, और उसके बाद किन्हीं कारणवश उन्होंने 2016 में ही अपना डिमोलिशन ऑर्डर जो है उसको वापस ले लिया। उन्होंने जो डिमोलिशन ऑर्डर वापस लिया, वो जो निर्माण करता है उसके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई और उसी के आधार पे उन्होंने वापस ले लिया।
इसके अलावा उनके द्वारा ना कोई स्थलीय जांच कराई गई या कोई और ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। हम किसी डिपार्टमेंट से इसके बारे में कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई। ये प्लॉट जो था 180 स्क्वायर मीटर का था। 180 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे तो कंप्लीशन लेने का भी प्रावधान नहीं है। उसके बाद जो वहाँ के लोकल जेई हैं, एई हैं, एक्सीएन है, जोनल ऑफिसर हैं, ऑब्वियसली इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि दैट इफ एनी चेंजेस, कोई भी अगर चेंज होता है कंस्ट्रक्शन में, तो इट इज़ एज पर द लॉ, एज पर एनी मैप अप्रूवल, एंड दे हैव नॉट डन इट। इसीलिए जो उस समय वहाँ पे तैनात रहे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बेस्ट केस कभी भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इलीगली अगर हो रहा है उसको अवॉइड करने का तभी होता है जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर उसी को उसी समय रोक दिया जाए तभी एक्शन हो पाता है। उन्होंने उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की, इसीलिए हम लोगों ने शासन को भेजा है उनके विरुद्ध एक्शन के लिए। जैसे एलडीए से सवाल किए वैसे ही फायर डिपार्टमेंट से भी पूछा। चीफ फायर अफसर के दफ्तर जाने से 24 घंटे पहले उन्हें और डीजी फायर को अपने सवालों के साथ मेल किया। क्या बिल्डिंग के पास वैलिड फायर एनओसी था? आखिरी बार इसका इंस्पेक्शन कब हुआ था? उस दिन फायर सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम क्या था? लखनऊ में कितने कोचिंग सेंटर्स के पास वैलिड एनओसी है? क्या सूरत या दिल्ली की घटनाओं के बाद कोचिंग सेंटर्स या दफ्तरों का कोई फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था? बड़े अफसर हैं, आजकल अंडर स्क्रूटनी है, काम ज्यादा है, तो उन्हें व्हाट्सएप भी किया। उनके दफ्तर गए तो हमें कहा गया कि साहब बिजी हैं, जवाब मेल पर आएगा। हमारी रिपोर्ट के छपने तक जवाब नहीं आया, आएगा तो अपडेट कर देंगे। 2 दिन से हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ दौरा जो है वो हमारा ख़त्म होने जा रहा है। लखनऊ फायर ट्रेजिडी दैट क्लेम्ड 14 लाइव्स, उसको कवर करने आए थे हम लोगों ने कोशिश की कि इस एंगल से जुड़े और जितने भी एंगल्स इर्द गिर्द के हैं वो सब हम इस रिपोर्ट में ला सकें, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम लोग बना सकें, आपका वन स्टॉप, ताकि जैसे हम लोगों ने इसमें सर्वाइवर से बात की, जो वो लोग, वो बच्चे, वो लड़के जो वहाँ से निकल गए थे। हम लोगों ने बात की एक एक्सपर्ट से कि इस तरह के में नियम क्या होते हैं, कौन विभाग जिम्मेदार हैं। जो विभाग जिम्मेदार थे उनमें से एक की बात हम लोगों ने उनसे भी बात की, एक ने बात की, कुछ ने नहीं की, वो उनका चयन हो सकता है। हमारा काम था बतौर रिपोर्टर कि हम उनसे बात करें। जो मुझे समझ में आया कि इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, एक आपको पैटर्न भी समझाने की मैंने कोशिश की थी, इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों होती रहती हैं। द आंसर इज़ कि हम लोगों को, नेताओं को एक अलग किस्म की डिविनिटी दे देते हैं, एक अलग किस्म की इम्यूनिटी दे देते हैं जिसके वो हकदार नहीं। अभी हम लोगों ने इधर बीच, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में था, उन लोगों ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड, बट डू वी रियली मीन दैट एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री? हमें क्या नेता, अगर जैसे बार बार ये बात जो मुझे सुनने को मिली कि चीफ मिनिस्टर ने अपना अलीगढ़ का दौरा कैंसिल कर दिया, ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज़ थोड़ी कहूँगा कि मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया, अरे 14 जाने चली गई भाई, उससे ज़रूरी कुछ थोड़ी हो सकता है। अगर मेरे लिए नहीं है, मुझे तो किसी ने चुना भी नहीं है, तो मैंने खुद चुना, आपको तो किसी ने चुन रखा है, ये तो आपकी जिम्मेदारी का पहली प्राथमिकता है। आप इस चीज़ को, या अगर वो नहीं कह रहे चलिए, लेकिन जो लोग भी उनको उस तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना दौरा छोड़ दिया, बिल्कुल उनको दौरा छोड़ना ही चाहिए था। और जितनी बार इस तरह की त्रासदी हो, पहले तो ये त्रासदी न हो उसको सुनिश्चित करें, और अगर ऐसी होती है तो जो लोग वाकई जिम्मेदार हैं, आपने इस रिपोर्ट को ट्रेस करते हुए जो समझा होगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी है। ये कैसे तय होगा कि भाई जो अफसर ने, अगर कहीं से कोई भ्रष्टाचार करके कोई बिल्डिंग बिना परमिशन के बन गई तो उसका क्या होना है, ये कैसे तय होगा? तय तो मुझे और आपको मिलकर ही करना पड़ेगा। मुझे और आपको मिलकर ही उस डिविनिटी से पहले तो उस इंसान को उसकी नौकरी तक लौटाना पड़ेगा। जब उसको ये समझ में आएगा कि उसकी नौकरी है तो वो ज़्यादा अकाउंटेबल होगा, और उसका जवाब, जहाँ तक मैंने फिर कहा, लौट के आएगी खाक वहीं पर। गांधी ही हैं, गांधी को पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के और तुर्रे मिलेंगे जहाँ पर नेताओं को इंसानों की तरह ट्रीट करने की बात है। मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से दे फील इट ईजी टू गेट अवे। अगर हम थोड़ा सा और अकाउंटेबल उनको होल्ड करें तो शायद ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम खुद एकदम पक्के मजबूत सिटीजन बने तो हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इसी तरह के विशेष सर्कल में इस तरह की बातें अटक जाती हैं। एक घटना हुई, फिर एक घटना हुई, फिर एक घटना हुई, 2-3 सस्पेंशन हो जाते हैं, 2-3 ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अंततः कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी होने के लिए पहले आपको कुछ भी होना पड़ेगा, और फिर पूछना पड़ेगा उस व्यक्ति से जिसको आपने चुना है कि तुमने क्यों कुछ नहीं किया। मेरा नाम है सोमशेखर। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु ने। आप देख रहे थे जिंगाबाद।